Okay, today, good morning, good evening, student. माझा आवाज येतोय का रे? Yes, sir. Okay, thank you. Now, today we are starting with the next topic. Okay, what is the heading we are having here today? Collision theory of a bimolecular reaction. Collision theory of a bimolecular reaction. Now, bimolecular reaction means what? Suppose A is one molecule, B is the other molecule, and if you want कि अगर हमें लगता है कि A एक मॉलिक्यूल है, B दूसरा मॉलिक्यूल है, और दोनों मॉलिक्यूल एक साथ रिएक्ट करके हमें यहाँ पे क्या मिलना चाहिए? प्रोडक्ट मिलना चाहिए। हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलना चाहिए, तो उसके लिए क्या कंसेप्ट है, मतलब उसके लिए क्या क्या रीजन है, क्या क्या कंडीशंस है। मतलब ए हमारा एक रिएक्टेंट है, बी हमारा दूसरा रिएक्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि ए और बी एक दूसरे के साथ रिएक्ट करे, तो ए और बी को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने के लिए हमें क्या क्या कंडीशन फॉलो करने करें, क्या कंडीशन जरूरी है। तो सबसे पहले वाला हमारा कंडीशन है, दैट इज ए collision between reactant molecule. Collision between reactant molecule, मतलब हमारे पास जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, देखो यहाँ पे ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में क्या होना चाहिए? कोलिजन होना चाहिए। रिएक्शन के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में क्या होना है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिजन? कोलिजन मतलब दे शुड अटैक ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर उन्हें क्या करना पड़ेगा? अटैक करना पड़ेगा। मतलब ए कोलॉइड ऑन बी या बी कोलॉइड ऑन ए, मतलब ए और बी के बीच में दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करना चाहिए। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करेंगे, उसके लिए हमें कौन सा वर्ड यूज करना है? कोलिजन। तो सबसे पहले रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें क्या देखना चाहिए कि ए एंड बी शुड कोलॉइड, मतलब एक दूसरे के ऊपर कोलिजन होना चाहिए। Okay, so first point I'll write in that chemical reaction occur as a result of collision between the reactant. Okay, हमारा केमिकल रिएक्शन होगा, कभी होगा? अगर रिएक्टेंट के बीच में क्या होगा? कोलिजन होगा। रिजल्ट ऑफ कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट्स। सबसे पहले मतलब अगर हमें ए और बी के बीच में रिएक्शन होना चाहिए, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? ए और बी में क्या होना चाहिए? कोलिजन होना चाहिए। दैट इज ए एंड बी शुड कोलॉइड विथ ईच अदर। ए एंड बी क्या होना चाहिए? एक दूसरे के ऊपर कोलॉइड होना चाहिए। कोलॉइड का मतलब एक दूसरे के ऊपर
अटॅक करना चाहिए. ए शुड कोलॉइड ऑन बी, म्हणजे आदळणे. ए बी वरती आदळायला पाहिजे, बी ए वरती आदळायला पाहिजे. सो दे शुड कोलॉइड विथ इच अदर. दॅट इज द फर्स्ट थिंग. ओके, म्हणजे जर आपल्याला वाटतंय की कुठली रिॲक्शन जर व्हायला हवी असेल तर ए शुड कोलॉइड ऑन बी एंड बी शुड कोलॉइड ऑन ए. मतलब बिटवीन ए एंड बी क्या होना चाहिए? कोलिजन होना चाहिए फॉर द रिएक्शन टू ऑकर. सबसे पहले बी. बी एक्टिवेशन एनर्जी. बी एक्टिवेशन एनर्जी. व्हाट इज एक्टिव, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी मतलब क्या है? तो सबसे पहले आई राइट हियर फॉर द रिएक्शन टू ऑकर. मतलब रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए, फॉर द रिएक्शन टू ऑकर द colloiding one minute COLLI फॉर द रिएक्शन टू ऑकर. अगर हमें लगता है कि रिएक्शन होना चाहिए तो रिएक्शन होने के लिए क्या जरूरी है? द कोलॉइडिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, the colloiding reactant molecule must possess the minimum काइनेटिक एनर्जी. मतलब जब हमारे रिएक्टर मॉलिक्यूल जब कोलॉइड करेंगे, जब हमारे मॉलिक्यूल सब कोलॉइड करेंगे तो कोलॉइड करते समय मतलब एक दूसरे के ऊपर जब अटैक करेंगे तो उनके पास क्या होना चाहिए? एक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए. जब मॉलिक्यूल ए बी के ऊपर कोलॉइड करेगा या मॉलिक्यूल बी ए के ऊपर कोलॉइड करेगा तो उनके पास क्या होना चाहिए? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए. एक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए. द minimum kinetic energy is called as activation energy. मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन. मतलब हमारा रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, हमें क्या लगेगा? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी लगेगा. और जो मिनिमम एनर्जी हमें चाहिए उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे. मतलब इन शॉर्ट कि दो मॉलिक्यूल अगर एक दूसरे के ऊपर कोलॉइड कर रहे तो कोलॉइड करते समय उनके पास क्या चाहिए? एक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए. और मॉलिक्यूल के पास जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रहेगा उससे हम क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे. उससे क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे. थर्ड, the reaction would occur only if colloiding
molecules possess kinetic energies equal to or greater than एनर्जी। देखो यहाँ पे the minimum kinetic energy is called as activation energy। सबसे पहले मैंने क्या बोला यहाँ पे, the minimum kinetic energy is called as a activation energy and the reaction would occur only if the colloiding molecule possesses the kinetic energy equal to or greater than activation energy। मतलब अगर हम रिएक्शन स्टार्ट कर रहे तो रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए हमारे पास जो एनर्जी रहेगा, वो एनर्जी कैसा होना चाहिए, इक्वल टू या ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। एक सिंपल अभी एक एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर हमारे पास कोई बच्चा या कोई, अगर मैं बोलूँ किसी को 12th स्टैंडर्ड में अगर पास होना है, 12th स्टैंडर्ड में अगर पास होना, सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है कि वो जो बच्चा रहेगा वो डेली क्लासेस में आना चाहिए या डेली कॉलेज में जाना चाहिए। ओके, तो अगर उसे पास होना है तो डेली उसको स्कूल या कॉलेज में जाना चाहिए। लेकिन क्या वो डेली स्कूल में कॉलेज में जाने के बाद पास हो पाएगा? नहीं। तो उसके लिए सेकंड कंडीशन क्या है, उसके पास क्लासरूम में क्या चल रहा है, क्लासरूम में क्या हो रहा है, वो समझने के लिए मिनिमम क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। मतलब वो क्लासरूम में आके बैठ रहा है, ओके, क्लासरूम में डेली आ रहा है, लेकिन क्लासरूम में आने के बाद क्लासरूम में क्या चल रहा है, क्लासरूम में क्या पढ़ाया जा रहा है, वो उसको समझने के लिए उसके पास क्या चाहिए, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए। उसके पास क्या चाहिए, मिनिमम एनर्जी चाहिए। और उसके पास जो मिनिमम एनर्जी होगा, जो क्लासरूम में क्या चल रहा है वो समझना चाहिए, उस एनर्जी को आप क्या बोलोगे, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ही वो बच्चा, मतलब अगर उसके पास मिनिमम एनर्जी इतना रहेगा तो ही वो समझ पाएगा कि क्लासरूम में क्या चल रहा है। करेक्ट। तो व्हाट इज द सेकंड पॉइंट हियर, कि सबसे पहले द चाइल्ड शुड कम टू द क्लास, ओके, और क्लास में आने के बाद क्या होना चाहिए, उसके पास मिनिमम एनर्जी चाहिए ताकि क्लासरूम में क्या चल रहा है उसे पता चले। और मिनिमम एनर्जी उसको रिक्वायरमेंट है, वो मिनिमम एनर्जी को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो भी कोई बच्चे के पास एनर्जी है, लेकिन अगर वो एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है, तो क्लासरूम में क्या चल रहा है उसको समझ में आएगा। तो हमने दो पॉइंट देखे। सबसे पहला पॉइंट क्या देखा कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल शुड कोलॉइड, मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल शुड कोलॉइड विद ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर कोलॉइड होना चाहिए। सेकंड, कोलॉइड होने के लिए when they colloid then they should have the minimum kinetic energy. The minimum kinetic energy is called as activation energy, and therefore for the reaction to occur, the colloiding molecule possesses the kinetic energy equal to or greater than activation energy। करेक्ट। ये हमारा थर्ड पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट, हाँ अभी तो दो पॉइंट हम लोग देखे, एक कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल देखा, एक्टिवेशन एनर्जी देखा। अभी थर्ड पॉइंट की बात करेंगे हम लोग। Orientations of reactant molecules। ओरिएंटेशन मतलब अभी कैसे हो रहा है कि बच्चा डेली क्लास में आ रहा है,
क्लास में आने के बाद उसको जितना क्लासरूम में चल रहा है उसको समझने के लिए उसके पास उतना एनर्जी है, लेकिन आने के बाद क्लासरूम में अच्छी तरह से बैठना चाहिए। मतलब क्लास में ही हैज टू पे प्रॉपर अटेंशन, क्लास में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है क्या पढ़ाया जाए वो समझने के लिए उसको क्लासरूम में प्रॉपर अटेंशन देना पड़ेगा। मतलब प्रॉपर अटेंशन मतलब उससे क्या बोलेंगे हम लोग, ओरिएंटेशन बोलेंगे। सो ओरिएंटेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, द ओरिएंटेशन का मतलब व्हाट इज द फर्स्ट आई कैन राइट हियर, द कोलॉइडिंग, वन मिनट, molecule must have orientations. Colloiding molecule must have proper orientation. Yes. The colloiding molecule must have the proper orientation. मतलब जो molecule एक दूसरे पर colloid करेंगे उनका क्या होना चाहिए, proper orientation होना चाहिए. The colloiding molecule should have the proper orientation. Orientation, proper orientation का मतलब क्या हो रहा है, मतलब उसका मतलब क्या हुआ, the molecule need to be orientated relative to each other. Okay, the molecule need to be orientated relative to each other so that reacting groups approach easily. So that reacting group will approach, मतलब कैसे क्या होना चाहिए, जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर कोलॉइड करेंगे, जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर कोलॉइड करेंगे तो कोलॉइडल मॉलिक्यूल मस्ट हैव द प्रॉपर ओरिएंटेशन. प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या हुआ, ये जो भी मॉलिक्यूल रहेंगे, जो भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे दे नीड टू बी, उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे की तरफ प्रॉपर ओरिएंट करना पड़ेगा. मॉलिक्यूल को एक दूसरे की तरफ प्रॉपर क्या करना पड़ेगा, ओरिएंट करना पड़ेगा. तो मॉलिक्यूल नीड टू बी ओरिएंटेटेड टू रिलेटिव टू ईच अदर. ओके, सो दैट रिएक्टिंग ग्रुप कैन इजीली अप्रोच. अब इसका एग्जांपल देखो, सपोज हमारे पास रिएक्शंस है, ए रिएक्ट विथ सीबी और हमें यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, ए बी प्लस सी. हमारा रिएक्शंस है, ए एक रिएक्टेंट है, सी बी दूसरा रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्ट होके हमें क्या मिल रहा है, ये हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है ए बी प्लस हमें मिल रहा है सी. तो अभी सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन I can write the collision of A with the collision of A with C approaching towards A would not lead
द रिएक्शन, मतलब देखो आई राइट द कोलिजन ऑफ ए, मतलब अगर हमारा ये ए मॉलिक्यूल है, ए कोलिजन ऑफ ए विथ सी अप्रोचिंग, सी अप्रोच करेगा तो सी अप्रोच करेगा, सी हैज अ बिगर साइज, बी हैज अ स्मॉलर साइज, ये हमारा सी बी, लेकिन अप्रोच कौन कर रहा है, सी बी को, ए को अप्रोच कर रहा है। हम लोग ए और सी के बीच में देखो हमारा रिएक्शन क्या है, हमें ए को सी बी के साथ रिएक्ट करना है, हमें ए को सी बी के साथ रिएक्ट करना है, लेकिन ए को कौन अप्रोच कर रहा है, सी अप्रोच कर रहा है। तो ए को अगर सी अप्रोच करेगा तो ये रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा मतलब ए ही रहेगा और सी बी ही रहेगा, ये रिएक्शन नहीं हुआ क्योंकि ए को कौन अप्रोच कर रहा था, सी, मतलब ए और सी को एक दूसरे की तरफ ओरिएंट किया था, ए को सी की तरफ ओरिएंट किया था, सी को ए की तरफ ओरिएंट किया था, लेकिन ए को कौन अटैक कर रहा था, सी अटैक कर रहा था, इसीलिए हमें ये रिएक्शन नहीं मिला, नो रिएक्शन। लेकिन सेम रिएक्शन अगर आप ऐसे स्टडी करोगे, collision of A with B approaching, अभी B अप्रोच करेगा, collision of A with B approaching towards A would lead a reaction, तो हमारा रिएक्शन होगा, मतलब अगर हमारा ए है, ए के कौन अटैक करेगा, बी, ये हमारा बी है सी, यहाँ पे अभी अटैक कौन कर रहा है, बी अटैक कर रहा है, ए के ऊपर अटैक कौन कर रहा है, बी करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इट विल लीड अ रिएक्शन, इट विल लीड फुल रिएक्शन, मतलब यहाँ पे होगा ए, बी, ये हमारा प्रोडक्ट मिला और ये हमें मिला सी, मतलब उन्हें क्या बोलना है कि जब इनके बीच में रिएक्शन होगा तो जब इनके बीच में रिएक्शन होगा तो कौन किसके ऊपर अटैक करे वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता, फर्स्ट एग्जांपल में ए के ऊपर कौन अटैक कर रहा था, सी, ए के ऊपर अटैक कौन कर रहा था, सी अटैक कर रहा था, और ए के ऊपर सी अटैक कर रहा था, इसलिए रिएक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ए के ऊपर कौन अटैक कर रहा है, बी अटैक कर रहा है, और ए के ऊपर बी अटैक कर रहा है, मतलब इनके ए और बी के बीच में रिएक्शन होगा, तो इसलिए वही उनको बोलना है कि जब रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या होना है, द कोलॉइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन। कोलॉइडिंग मॉलिक्यूल के बीच में क्या होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के ऊपर प्रॉपरली अटैक होना चाहिए, अगर प्रॉपर अटैक नहीं हुआ तो हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो हमने 3 पॉइंट क्या देखे, सबसे पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर कोलॉइड होना चाहिए, म्हणजे एकमेकांवरती आदळायला पाहिजे। सेकंड, जब वो कोलॉइड करेंगे तो उनके पास मिनिमम एनर्जी होना चाहिए, और मिनिमम एनर्जी उनके पास जो होना चाहिए रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए, उस मिनिमम एनर्जी को आप क्या बोलोगे, एक्टिवेशन एनर्जी उनके पास होना चाहिए। तीसरा, अगर उनका कोलिजन भी हो रहा है, उनके पास मिनिमम एनर्जी भी है, तो तीसरा पॉइंट क्या है कि दे शुड कोलॉइड, मतलब एक दूसरे के ऊपर प्रॉपरली क्या होना चाहिए, कोलॉइड होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर प्रॉपरली क्या होना चाहिए, कोलॉइड होना चाहिए। सो दे शुड प्रॉपरली कोलॉइड विथ ईच अदर, मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, रिएक्शन मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, करेक्ट। मतलब अगर ये हमें रिएक्शन करना है ए प्लस सी बी, तो ए के ऊपर कौन, अगर ए के ऊपर अगर सी अटैक करेगा तो रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर ए के ऊपर बी अटैक करेगा तो रिएक्शन होगा, मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। जैसे 3 कंडीशन देखे, बच्चा डेली क्लास में आ रहा है, बाद में उस क्लासरूम में क्या चल रहा है वो समझने के लिए उसके पास एनर्जी है, और तीसरा वो अटेंशन भी प्रॉपर पे कर रहा है, मतलब प्रॉपर क्लासरूम में ध्यान दे रहा है, करेक्ट।
अभी चौथा कंडीशन देख, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर का मतलब क्या हो रहा है देखो, आगे टेक द एग्जांपल अगेन। कंसीडर द रिएक्शन, सेम रिएक्शन है, कंसीडर ए प्लस सी बी, हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए बी प्लस ए बी और सी अलग हो जाएगा, करेक्ट। ए प्लस सी बी, हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, ए बी प्लस सी। यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कोलिजन, ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ कोलिजन क्या हो रहा है, द न्यू बॉन्ड ए बी develops at the same time bond CP breaks. During a course of collision, the new bond AB develops at the same, मतलब क्या हो रहा है, AB bond form हो रहा है, at the same time CB bond break, यहाँ पे CB bond break हो रहा है. So during a course of collision, मतलब collision के टाइम क्या हो रहा है, the new bond AB develops, मतलब AB bond form हो रहा है, and at the same time CB bond क्या हो रहा है, break हो रहा है, करेक्ट। AB bond form हो रहा है, CB bond break हो रहा है। तो configuration in which all the three atoms are weakly connected together is called as एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। मतलब कैसे होगा देखो, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, जब हम लोग रिएक्शन परफॉर्म करेंगे तो एक किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, सीबी के साथ रिएक्ट हो रहा है, और हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, ए बी और सी। तो हमें यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर दिया कि ए और बी के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एंड सी बी और सी बी के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो लेकिन ये प्रोसेस अगर हम लोग एक साथ करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन in which all three atoms are connected together are called as activated complex। मतलब ये हमारा A है, ये हमारा BC है, ये CB, जो CB था उसको मैंने खाली यहाँ पे BC लिखा, ये हमारा A है, ये BC है। तो यहाँ पे क्या होगा, A B के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, A B के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, और B और C का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं,
इसे हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड इसे बोलेंगे हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसे क्या बोलेंगे? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ओके, तो यहाँ पे क्या है? ए रिएक्ट विद बी सी, ए रिएक्ट विद बी सी, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? ए बी सी, ए बी सी मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मिलेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मिलेगा। और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मिलने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? ए बी। देखो ये ए बी मिला और सी फॉर्म, तो ये हमारा मेन रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो इसके बीच में नॉर्मली इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी कॉल्ड एज व्हाट? ट्रांजिशन स्टेट। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या हो रहा है? बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी इज अबाउट टू फॉर्म एंड बॉन्ड बिटवीन बी एंड सी इज अबाउट टू ब्रेक। मतलब ये हमें कंपाउंड कैसे रहेगा? अनस्टेबल रहेगा। अनस्टेबल कंपाउंड को आप क्या बोलते हो? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हो। तो ये कॉम्प्लेक्स हमारा फॉर्म होना चाहिए, इसे हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। करेक्ट? तो अगर मैंने ऐसा ग्राफ प्लॉट कर दिया, ग्राफ on x axis we can write progress of reaction, y axis we can write down the energy, और हमें एक ग्राफ मिलेगा। ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, और यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट रिएक्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड एज, it is called as the height is called as EA. EA means it is called as activation energy। और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पे जो कंपाउंड रहेगा वो कौन रहेगा हमारा? यहाँ पे कौन रहेगा? हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स रहेगा, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स रहेगा यहाँ पे। तो बेसिकली हमारा हेडिंग क्या था? पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। पोटेंशियल एनर्जी बैरियर मतलब कैसे बोला कि देखो सिंपल एग्जांपल लो, अगर कोई भी बच्चा डेली स्कूल आ रहा है, बाद में क्लासरूम में क्या चल रहा है वो समझने के लिए उसके पास एनर्जी भी है, तीसरा वो क्लासरूम में प्रॉपर अटेंशन पे कर रहा है, तो उतना करने के बाद उसको फाइनल एग्जाम में कम से कम कितना मार्क्स मिलना चाहिए? 35 मार्क्स मिलना चाहिए। क्योंकि अगर उसको 35 मार्क्स मिलेगा तो नेक्स्ट क्लास में चला जाएगा, लेकिन अगर उसको 35 मार्क्स नहीं मिलेगा तो वहां पे रहेगा। इसे बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। मतलब हमारे पास रिएक्टेंट है, लेकिन हमारे रिएक्टेंट के पास कितना एनर्जी चाहिए? ई। ये मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। इतना एनर्जी अगर रहेगा, इतना एनर्जी हमारा रहेगा तो हमारा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे सब्सटेंस कैसा रहेगा? अनस्टेबल रहेगा एंड विल चेंज इनटू द प्रोडक्ट। मतलब इसे बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। मतलब हमारे रिएक्टेंट को यहाँ तक जाना ही है, यहाँ तक जाना ही है। हमारा रिएक्टेंट जब यहाँ तक चला जाएगा और यहाँ पे आने के बाद तो वो कैसा बनेगा? एक्टिवेटेड बनेगा, फिर वो ब्रेक हो जाएगा और फिर किसमें कन्वर्ट होगा? लेकिन जो रिएक्टेंट खाली यहाँ तक आ रहा है, जो रिएक्टेंट खाली यहाँ तक क्लाइम कर रहा है, जो रिएक्टेंट यहाँ पे आ रहा है वो रिएक्ट नहीं होंगे, वो यहाँ पे आके गिरेंगे। लेकिन जो रिएक्टेंट यहाँ पे पीक, पीक मतलब यहाँ पे आ रहा है, इस स्टेज हमें क्या बोलता है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अगर जो रिएक्टेंट बैरियर के यहाँ तक आएगा वो किसमें कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में। लेकिन जो यहाँ तक रहेगा, जो यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक रहेगा जी, मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के नीचे रहेगा, दे विल रिमेन ऑन द विच साइड? रिएक्टेंट साइड। तो राइट डाउन द सेंटेंस हियर। तो इसका मतलब क्या हुआ देखो, द reactant molecules need to climb up, reactant molecule need to मतलब reactant molecule बैरियर तक जाना चाहिए। reactant molecule need to climb up
climb up and overcome this barrier before they get converted to प्रोडक्ट। ओके, मतलब सबसे पहले क्या है कि हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ये बैरियर क्लाइम अप करना पड़ेगा, मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को यहाँ तक जाना पड़ेगा, और जो मॉलिक्यूल यहाँ तक चला जाएगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा, लेकिन जो यहाँ तक इधर तक आ रहा है वो नहीं। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल नीड टू क्लाइम अप एंड ओवरकम दिस बैरियर। वो बैरियर उनको ओवरकम करना पड़ेगा बिफोर दे कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। मतलब अगर हमें कोई भी रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो रिएक्टेंट को क्या करना पड़ेगा, बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। और बैरियर क्रॉस करने के लिए एनर्जी कितना लगेगा, एनर्जी इक्वल टू व्हाट, एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे हमने बोला है कि अगर आपको 12th में से 13th में जाना है तो आपको मिनिमम कितने मार्क्स मिलने चाहिए, 35 मार्क्स मिलने चाहिए। तो ये आपका होगा एक्टिवेशन एनर्जी। तो वैसे रिएक्शन के पास भी है, रिएक्टेंट के पास अगर मिनिमम एनर्जी रहेगा तो रिएक्टेंट विल कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। तो आप यहाँ पे बिफोर आई गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन यहाँ पे देखो क्या कहते, सबसे पहले क्या देखा हम लोगों ने, यहाँ पे ये रिएक्शन है, A प्लस सी बी क्या प्रोड्यूस करेगा, ए बी एंड सी। ड्यूरिंग द कोलिजन क्या हो रहा था, ए बी बॉन्ड डेवलप हो रहा था, सी बी बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। देन हमें यहाँ पे ऐसा एक स्टेज मिलेगा जहाँ पे तीनों एटम वीकली कनेक्टेड है, तीनों एटम एक साथ वीकली कनेक्टेड रहेंगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये हमारा बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी इज अबाउट टू फॉर्म, बॉन्ड बिटवीन बी एंड सी इज अबाउट टू ब्रेक। इससे हम लोगों ने बोला एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोला, और जिसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखा कि अगर हमारा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल नीड टू क्लाइम अप एंड ओवरकम दिस बैरियर बिफोर दे गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। ओके, इसका मतलब हमारे पास जो भी रिएक्टेंट रहेगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा क्या, ऑल रिएक्टेंट विल नॉट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। तो कौन कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, तो हमारे पास ऑल रिएक्टेंट विल नॉट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। कौन कन्वर्ट होगा, जिनके पास एनर्जी कितना रहेगा, ये इतना एनर्जी रहेगा, ये मतलब एक्टिवेशन एनर्जी रहेगा, दे विल ओनली कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। सो आई राइट डाउन नेक्स्ट सेंटेंस हियर, does the reactant molecule transform to product, reactant molecule, does the reactant molecule transfer to product only if they possess energy equal to or greater than एनर्जी। मतलब reactant molecule will transform into the product। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में ट्रांसफर होगा, कभी ट्रांसफॉर्म होगा, अगर हमारे पास
क्या रहेगा, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रहेगा, मिनिमम एनर्जी विच शुड बी ग्रेटर, विच शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा कभी, अगर हमारे रिएक्टेंट के पास कितना एनर्जी रहेगा, मिनिमम एनर्जी रहेगा विच इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी रहेगा तो। एंड इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, fractions of molecule those possess energy greater than EA मतलब activation energy is given by F equal to E raised to minus A upon RT। मतलब ये एक लास्ट पॉइंट है, मतलब कैसे मालूम है, हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे मॉलिक्यूल, क्या सारे के सारे मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे? नहीं। तो एफ मतलब व्हाट, एफ का मतलब होता है फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब हमारे पास अगर मैंने बोला कि 10,000 मॉलिक्यूल्स है, ऑल विल नॉट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, ऑल विल नॉट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। कौन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे? जिनका एनर्जी, जिनका एनर्जी कितना रहेगा, इक्वल टू ई, जिनका एनर्जी इक्वल टू ई रहेगा, वही मॉलिक्यूल क्या हो गए, they will convert from the reactant to the product. So here that is why here, and the fraction of the molecule those possess the energy greater than E is given by this formula। मतलब हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल रहेंगे, लेकिन जिनके पास एनर्जी E इक्वल है, वो कैसे मॉलिक्यूल फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, F इक्वल टू E रेस टू माइनस E। अब ये फॉर्मूला अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी ठीक है, ज्यादा इसके ऊपर फोकस मत करो। ओके, मतलब मुझे क्या बोलना है कि अगर हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में से कितने मॉलिक्यूल्स का कोलिजन इफेक्टिव होगा, कितने मॉलिक्यूल्स का कोलिजन इफेक्टिव होगा, करेक्ट, वो हम लोग इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। एफ इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी। ई का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, आर मतलब हमारा गैस कांस्टेंट, एंड टी मतलब हमारा टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट। तो आई जस्ट रिवाइज हियर कि हमने कौन कौन से 4 फैक्टर कर दिए। सबसे पहले अगर हमें लगता है कि रिएक्शन होना चाहिए, रिएक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल शुड कोलॉइड विथ ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर कोलॉइड होना चाहिए। कोलॉइड होने के बाद उनके पास क्या चाहिए, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए, और उनके पास जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रहेगा रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। और जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है, they all will convert into the product, they all will convert into the product। okay, third क्या दिया, क्या, the molecule should have the colloiding molecule must have the colloiding molecules must have the proper orientation। the colloiding molecule के पास proper orientation होना चाहिए, proper orientation होना चाहिए, correct, मतलब they molecule should be oriented properly towards each other। और लास्ट पॉइंट क्या देखा हम लोगों ने कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, दे शुड एबल टू क्रॉस द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को यहाँ तक आना है, और यहाँ पे आने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। लेकिन जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ तक आ रहे हैं, दे विल नॉट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ये बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, एंड देन दे विल चेंज इनटू द प्रोडक्ट। ओके, ये हमारे 4 कंडीशंस थे। एक यहाँ पे हेडिंग है, स्मॉल हेडिंग है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट।
टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट, मतलब रिएक्शन रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर. तो फर्स्ट आई विल राइट डाउन हियर द रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट मतलब के. रेट कांस्टेंट के shows strong dependence on the temperature. देखो रेट कांस्टेंट के, अगर हमने ऐसे लिखा कि रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, पहला के किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेट कांस्टेंट के शोज स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, मतलब हमारा रेट कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर. इसका मतलब अगर टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ तो के मतलब रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा. और अगर रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, रेट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, के. तो रेट भी रिएक्शन का बढ़ेगा. तो हियर रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीज. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि अगर आप कोई भी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होगा, के बढ़ेगा. के मतलब क्या बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा. और रेट कांस्टेंट बढ़ने के बाद हमें क्या बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल आल्सो इंक्रीज. मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. यही था हमारा हेडिंग, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट. व्हाट वी कैन से डायरेक्टली, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो देयरफॉर वी कैन से टेम्परेचर as temperature increases, rate of reaction also increases. As temperature increases, मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, as temperature increases, rate of reaction also increases. Correct? तो ये हमारा फैक्टर था. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल खाली इतना ही बोला कि अगर कोई भी रिएक्शन का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, कोई भी रिएक्शन का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या बनेगा, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा. रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो क्या बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा. मतलब इसका मतलब एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, as temperature increases, the rate of reaction also goes on increase. Rate of reaction also goes on increase. तो ये हमारा हुआ हेडिंग क्या था, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट. ओके. हॅलो सर. येस सर, आपण ते सगळी आता कोलिजन थेअरी जी केली ती फक्त गॅशियस मॉलिक्युल साठी आहे की सॉलिड लिक्विड सगळ्यासाठी आहे? इट इज मोर ऍप्लिकेबल फॉर गॅशियस स्टेट, पण सेम कन्सेप्ट आपल्याला लिक्विड मध्ये पण बघायला मिळतो, सेम कन्सेप्ट सॉलिड मध्ये पण बघायला मिळतो, पण इट इज मोर ऍप्लिकेबल फॉर गॅशियस स्टेट. पण तिन्ही याच्यासाठी ऍप्लिकेबल आहे. ओके. हा सर.
Okay, now I'll stop it over here. The remaining part I will do it in the next lecture because all that part are related to each other. So today I'll stop and the remaining will do it in the next lecture. अगर आपको कोई डाउट पूछना है तो पूछ सकते हैं.